हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विस्तृत दशपुर जिसकी राजधानी थी उस वंश अर्थात कि ओलिकर वंश के विषय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। गुप्त साम्राज्य हमारा कंप्लीट हो चुका है और गुप्तों के अधीन जो प्रमुख सामंत या गुप्तों के अधीन जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के विषय में भी हमने देखा और साथ ही साथ हमने पिछली क्लास में ओलिकर वंश के भी विषय में बात की थी जहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। ठीक है, अब भारत में जैसे ही गुप्त सत्ता का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ तो जो गुप्तों के प्रारंभ में सामंत थे या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जो अधीन राज्य कर रहे थे, गुप्तों के पतन के पश्चात या गुप्त सत्ता जैसे ही कमजोर हुई वो राज्य अपने आप में स्वतंत्र होने लगे या उन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उसमें हमने ओलिकर वंश के बारे में भी पढ़ा था कि यशोवर्मन उस ओलिकर वंश का शासक था जो संभवतः गुप्तों से स्वतंत्र होकर उसने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। आज हम मध्य प्रदेश में स्थापित गुप्तों के पतन के पश्चात जो मध्य प्रदेश में अन्य छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए, हम उन राज्यों के विषय में बात करेंगे। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं परंतु कभी कभार इक्का दुक्का प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं और ज़्यादा डीपली भी एग्जामिनर नहीं पूछता इनकी लोकेशन, इन वंशों के किसी प्रमुख शासक के बारे में, बस इसी प्रकार के कुछ प्रश्न होते हैं। तो आज की क्लास में हम इन समस्त छोटे छोटे राजवंशों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वंश है। मध्य प्रदेश में इस वंश से संबंधित कई सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो गुप्तों की सत्ता समाप्त होने के पश्चात जो छोटे छोटे राजवंशों की सत्ता मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, हम उन छोटे छोटे राजवंशों में सबसे पहला राजवंश जो आज हम डिस्कस करेंगे वह है परिव्राजक वंश। ठीक है, परिव्राजक वंश। अब देखो यहां से जो प्रश्न परीक्षा में होगा, है ना, परिव्राजक वंश की यदि हम बात करें तो यहां से जो प्रश्न परीक्षा में होगा, सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो होगा इसकी लोकेशन को लेकर। एग्जामिनर यहां से आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो यही पूछेगा कि परिव्राजक वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत था, है ना, ये किस क्षेत्र में यह शासन कर रहा था। परिव्राजक वंश मालवा में, बुंदेलखंड में, निमाड़ में, है ना, इस टाइप्स के ऑप्शन एग्जामिनर आपको देगा। या हो सकता है कि राजधानी पूछ ले कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर परिव्राजक वंश की राजधानी था, है ना, ये भी प्रश्न परीक्षा में हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम परिव्राजक वंश की बात करें तो परिव्राजक वंश, ठीक है, परिव्राजक वंश मुख्यतः बघेलखंड और बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, वर्तमान में यदि हम देखें तो जो बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला एरिया है उस क्षेत्र में यह शासन करता था। और इसकी जो राजधानी थी, है ना, इसकी जो राजधानी थी परिव्राजक वंश की जो राजधानी थी वह राजधानी थी नागोद, है ना, वह जो राजधानी थी वह राजधानी थी नागोद। नागोद कहां पर है? सतना। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी वह राजधानी थी नागोद, किसकी? परिव्राजक वंश की। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड, कुछ बघेलखंड का हिस्सा, है ना, इसमें यह वंश जो है वो शासन कर रहा था। तो सबसे पहला ही प्रश्न जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा कि परिव्राजक वंश जो है वो किस क्षेत्र में शासन कर रहा था। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर होगा, अगर बुंदेलखंड बघेलखंड इस टाइप से हो तो आपका उत्तर जो है वह बुंदेलखंड बघेलखंड जो भी ऑप्शन में होगा वो आपको लगाना है। या फिर हो सकता है कि एग्जामिनर राजधानी पूछ ले कि जो परिव्राजक वंश था इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी जो राजधानी थी वह राजधानी थी नागोद, है ना, ये आपको याद रखना है। नागोद जो है वो इसकी राजधानी थी। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इस वंश के प्रमुख शासकों की बात करें या फिर मैं यूं कहूं कि इस वंश का संस्थापक कौन था, है ना, या हम यूं कहें कि इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक कौन था, है ना, या प्रथम प्रतापी शासक कौन था, है ना, तो भी आपको जो मैं बता रहा हूं उसी को टिक करना है ऑप्शन में।
परिव्राजक वंश का संस्थापक, परिव्राजक वंश का प्रथम प्रतापी शासक या परिव्राजक वंश का प्रथम ज्ञात शासक? आपका उत्तर होगा हस्तिन। परिव्राजक वंश का संस्थापक कहें, प्रथम ज्ञात शासक कहें, प्रथम प्रतापी शासक कहें, आपका उत्तर होगा हस्तिन। ठीक है, परिव्राजक वंश का प्रथम शासक आपका उत्तर होगा हस्तिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि परिव्राजक वंश का जो शासक था, है ना, उसका नाम आपको याद रखना है हस्तिन। ठीक है, हस्तिन नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है कि परिव्राजक वंश का प्रथम उल्लेखनीय शासक कौन था। इस प्रकार का प्रश्न व्यापम में आया हुआ है। तो परिव्राजक वंश का प्रथम उल्लेखनीय शासक उत्तर में जो ऑप्शन था वह था हस्तिन। आपको हस्तिन जो है वो सही करना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, खोह जो है ना, खोह जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, खोह के मंदिर। तो खोह जो है, इस खोह से कुछ अभिलेख मिले हैं, है ना। जो खोह है, इस खोह से कुछ अभिलेख नहीं, सॉरी, कुछ ताम्र पत्र मिले हैं। खोह से कुछ ताम्र पत्र मिले हैं, जिन ताम्र पत्रों में हस्तिन को, है ना, हस्तिन के लिए एक शब्द यूज किया गया है, और वह है गुप्त नृपराजभुक्तो, है ना। वो शब्द क्या है, वो आपको याद रखना है। हस्तिन के लिए एक शब्द यूज किया गया है, गुप्त नृपराजभुक्तो। ठीक है, गुप्त नृपराजभुक्तो। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि जो गुप्त नृपराज हैं, उनके राज्य को ये भोग रहा है या यहाँ पर ये शासन कर रहा है। तो मतलब इससे ये चीज समझ में आती है कि शायद जो हस्तिन था ये गुप्त राजा का कोई सामंत था, है ना, क्योंकि खोह के ताम्र पत्र में इसको क्या लिखा है, गुप्त नृपराज भुक्तो, है ना, गुप्त नृपराज भुक्तो, जिससे बात समझ में आती है कि शायद परिव्राजक वंश जो था ये गुप्तों के सामंत थे, है ना। ये जो थे वो गुप्तों के सामंत थे। खोह से जो ताम्र पत्र प्राप्त हुआ, इससे ये बात हमें समझ में आती है। तो ये फैक्ट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस शासक को खोह के ताम्र पत्र में गुप्त नृपराज भुक्तो लिखा गया है, हस्तिन, या किस वंश के शासकों को गुप्त नृपराज भुक्तो कहा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा परिव्राजक वंश। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। चलिए, अब धीरे धीरे जो पूरा डाहल क्षेत्र था, है ना, राजधानी थी नागौद, लेकिन धीरे धीरे जो पूरा डाहल क्षेत्र था, है ना, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो पूरा डाहल क्षेत्र था या डाभाल भी जिसको लिखा जाता है, जो पूरा डाहल क्षेत्र था, उस डाहल क्षेत्र पर परिव्राजक वंश जो है वो विस्तृत था। अब डाहल क्षेत्र मतलब जो जबलपुर तथा उसके आसपास का जो एरिया है उसे जनरली डाभाल या डाहल कहा जाता है। तो डाहल क्षेत्र पर परिव्राजक वंश जो है वो विस्तृत था, अर्थात कि वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जो है वो इस परिव्राजक वंश के अधिकार में थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो परिव्राजक वंश से संबंधित ये 2-3 फैक्ट हैं, याद रखना है। हस्तिन का जो उत्तराधिकारी हुआ, वह उत्तराधिकारी का नाम भी आप याद रख सकते हैं, उसका नाम था शंशोभ, है ना। ये नाम आप याद रख सकते हैं, परिव्राजक वंश के उत्तराधिकारी अर्थात हस्तिन के उत्तराधिकारी का, है ना। शंशोभ जो था वो इसका उत्तराधिकारी था। शंशोभ जो था वो उत्तराधिकारी था हस्तिन का, है ना। शंशोभ के भी कुछ हमें ताम्रपत्र मिले हैं, है ना, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि शंशोभ जो है वो डाहल क्षेत्र में शासन करता था। बैतूल से मिला है इसका एक ताम्रपत्र, शंशोभ का ताम्रपत्र बैतूल से मिला है, जिसमें इस बात की पुष्टि है कि भाई डाहल क्षेत्र, वर्तमान जबलपुर तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो डाहल क्षेत्र कहलाता था। तो उसमें जो है शंशोभ जो है वो शासन करता था। ठीक है, तो परिव्राजक वंश से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आप याद रखें। चलिए, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक और गुप्त काल के पश्चात या गुप्तों के पतन के पश्चात जो एक और वंश स्थापित हुआ, है ना, उस वंश के विषय में बात करते हैं। चलिए,
उस वंश का जो नाम है वह है उच्च कल्प वंश। उच्च कल्प वंश। देखो छोटे छोटे राजवंश हैं, ज्यादा कुछ प्रश्न यहां से बनते नहीं हैं, है ना, बस इनकी लोकेशन, एक आध महत्वपूर्ण शासक, है ना, बस यही आपको यहां से याद रखना है ना, ज्यादा प्रश्न यहां से बनेंगे नहीं, है ना, इक्का दुक्का प्रश्न ही यहां से बनते हैं और वो आपको याद रखना है। चलिए तो उच्च कल्प राजवंश की यदि हम बात करें तो इसकी जो राजधानी थी, है ना, वह थी उचेहरा या उच्च कल्प। उचेहरा या उच्च कल्प इस उच्च कल्प वंश की राजधानी थी। उचेहरा वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, या उचेहरा कहां पर है? तो उचेहरा की यदि हम बात करें, है ना, तो सतना जिला जो है, उस सतना जिला में ये उचेहरा पड़ता है ना। वर्तमान जो सतना है उस सतना में है यह उचेहरा, है ना। तो आप सतना याद रख सकते हो कि सतना जो है वो उच्च कल्प वंश जो है उस सतना में विस्तृत था। उचेहरा, है ना, जो वर्तमान सतना में है उचेहरा, उस समय उसको उच्च कल्प लिखा गया है, वह इस उच्च कल्प वंश की राजधानी थी। तो उच्च कल्प वंश जो वर्तमान में सतना जिले में स्थित जो उचेहरा है, उस उचेहरा जो है वो उसकी राजधानी थी। और उच्च कल्प वंश जो है, इसके अगर हम प्रतापी शासक की बात करें या प्रारंभिक शासक की बात करें तो उसका नाम हमें मिलता है व्याघ्र राज, है ना। ये व्याघ्र राज आपको याद रखना है, व्याघ्र राज। अब व्याघ्र राज क्यों महत्वपूर्ण है वो भी आप सुन लो। व्याघ्र राज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इलाहाबाद प्रशस्ति जो है ना, समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, उस इलाहाबाद प्रशस्ति से ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने इसको हराया था। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने इसको हराया था, है ना। ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लीजिएगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार व्याघ्र राज को समुद्रगुप्त ने हराया था, ये जानकारी हमें मिलती है। तो एग्जामिनर अगर प्रश्न करे आपसे, है ना, एग्जामिनर अगर आपसे प्रश्न करे कि निम्न में से किस उच्च कल्प वंश के शासक को समुद्रगुप्त ने हराया था, या इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार निम्न में से किस शासक को समुद्रगुप्त ने हराया था जो उच्च कल्प में या उचेहरा में शासन कर रहा था, है ना। इस टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन में इस टाइप का प्रश्न हो सकता है, और ऑप्शन में होगा व्याघ्रराज, या हो सकता है हस्तिन, है ना, शंक्षोभ, या और भी ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, है ना। इस टाइप से वो कोई भी चार नाम देगा, तो आपका जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा व्याघ्रराज। इलाहाबाद प्रशस्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई, और इलाहाबाद प्रशस्ति के अकॉर्डिंग इस व्याघ्रराज को हराया था किसने? समुद्रगुप्त ने। चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा, इतना मुझे विश्वास है, भरोसा है। छोटे छोटे राजवंश हैं, ज्यादा प्रश्न यहां से होते नहीं हैं, परंतु पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि कभी कभार प्रश्न आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकल वंश या मेकल का पांडु वंश, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकल का पांडु वंश। मेकल पर्वत के विषय में आपने पढ़ा है ना, मेकल पर्वत पढ़ाया है ना मैंने आपको। तो कहां पर है मेकल? मेकल कहां पर है? अमरकंटक मेकल पर्वत का ही हिस्सा है ना। अमरकंटक जो है वो मेकल पर्वत का ही हिस्सा है। तो मेकल कहां पर है? मेकल कहां पर है स्टूडेंट? तो आप बोल सकते हो कि हाँ, जो अमरकंटक और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, अनूपपुर जिले का अमरकंटक, तो वो क्या नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? मेकल नाम से। मतलब ये पांडु वंश जो है ये कहां पर विस्तृत था? अगर हम इस पांडु वंश के विस्तार की बात करें तो मेकल शब्द से ही हम इसके विस्तार वाले क्षेत्र को समझ सकते हैं कि ये कहां पर विस्तृत होगा, है ना, या फिर ये कहां पर विस्तृत था, हम इसके नाम से ही इसको समझ सकते हैं। तो जो अमरकंटक अनूपपुर वाला जो एरिया था, इस एरिया में पांडु वंश जो है वो विस्तृत था, और ये एरिया उस समय मेकल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस वंश को कहा गया मेकल का पांडु वंश, है ना, मेकल का
पांडु वंश। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मेकल का पांडु वंश। ठीक है, अगर हम प्रथम शासक की बात करें तो प्रथम शासकों में हमें नाम जो मिलता है वह मिलता है वत्सराज का, है ना। मेकल के पांडु वंश के यदि हम प्रथम शासक की बात करें तो प्रथम शासक में हमें नाम मिलता है जयबल का। वत्सराज तो उसका पुत्र था, है ना, जयबल। जयबल का हमें नाम मिलता है कि ये इस वंश का प्रथम शासक था। जयबल का पुत्र था वत्सराज, और संभवतः वत्सराज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था, है ना। तो जयबल प्रथम शासक था, जयबल का पुत्र था वत्सराज, है ना। मेकल के पांडु वंश के ये शासक थे। जयबल और वत्सराज के अतिरिक्त नागबल, भरतबल और भी ऐसे शासक इस वंश में हुए, नागबल, भरतबल, परंतु प्रमुख ये दो शासक थे, एक जयबल और एक वत्सराज। राजधानी कौन सी थी इनकी? तो राजधानी वर्तमान जो अमरकंटक वाला एरिया है ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो इन्हीं के अंतर्गत आता था, और संभवतः मेकल अर्थात अमरकंटक ही इनकी जो थी वो राजधानी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां तक आप सबको क्लियर हुआ होगा, ऐसा मुझे आप सब पर विश्वास है। चलिए, अब देखो एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूं यहां से। इस वंश में एक राजा हुआ था, जो भी मैंने नाम लिया ना आपके सामने, नागबल और भरतबल। तो जो भरतबल था ना, इस वंश का जो शासक था ना भरतबल, इस भरतबल ने एक उपाधि धारण की थी। इस भरतबल ने, इस वंश का जो शासक था भरतबल, इसने एक उपाधि धारण की थी, परम गुरु। उपाधि जो थी वह थी परम गुरु देवताधि देवत। परम गुरु देवताधि देवत, ये उपाधि धारण की थी भरतबल ने, है ना। भरतबल के कुछ ऐसे हमें अभिलेख वगैरह मिलते हैं जिनमें इस उपाधि का उल्लेख है, परम गुरु देवताधि देवत, है ना। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि किस पांडुवंशी शासक ने परम गुरु देवताधि देवत की उपाधि धारण की थी? भरतबल ने। हालांकि नागबल के भी अभिलेखों में उसकी भी एक उपाधि का उल्लेख है, और उस नागबल की जो उपाधि मिलती है वह मिलती परम महेश्वर परम ब्रह्मण्य, है ना। परम महेश्वर परम ब्रह्मण्य, ठीक है, ये नागबल की उपाधि उसके अभिलेखों में मिलती है, और भरतबल की मिलती है परम गुरु देवताधि देवत। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, काम आएगा। चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर। चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो स्टूडेंट, जब मध्य प्रदेश में इस प्रकार के ये जो राजवंश शासन कर रहे थे, तब गुजरात में एक वंश था जिस वंश का नाम था मैत्रक वंश, है ना। सिर्फ एक फैक्ट आपको याद रखना है, मैत्रक वंश गुजरात में था, है ना। वल्लभी का मैत्रक वंश, है ना। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। तो मैत्रक वंश जो था, है ना, गुजरात में जो वल्लभी या वल्लभी का जो मैत्रक वंश था, जिसकी स्थापना भट्टार्क ने की थी, है ना। भारत के इतिहास में आप पढ़ते हैं, तो भट्टार्क के पश्चात इस वंश में एक शासक हुआ था, नाम था जिसका शीलादित्य, है ना। उस शासक का जो नाम था वह था शीलादित्य। शीलादित्य। तो इस शीलादित्य ने क्या किया था? अपने राज्य का विस्तार करते हुए जो पश्चिमी मालवा है, इस पश्चिमी मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था, है ना। शीलादित्य जो है, इस शीलादित्य ने पश्चिमी मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था, है ना। गुजरात का ये राजवंश था मैत्रक वंश, आप सब जानते हैं, यहाँ पास में ही है ना, मध्य प्रदेश के पश्चिम में ही है गुजरात, है ना। तो ये जो पश्चिमी मालवा वाला क्षेत्र है, इस पश्चिमी मालवा वाले क्षेत्र को शीलादित्य प्रथम ने जीत लिया था ना। 7 शीलादित्य हुए हैं इस मैत्रक वंश में।
हम पहले वाले शिलादित्य की बात कर रहे हैं। तो जो शिलादित्य प्रथम था, उस शिलादित्य प्रथम ने पश्चिमी मालवा को अपने कब्जे में ले लिया था। मैत्रक वंश का ये शासक था। मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने की थी, है ना। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, एग्जामिनर सिर्फ ये प्रश्न कर सकता है कि वल्लभी के मैत्रक वंश द्वारा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया गया था, या किस क्षेत्र को उन्होंने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी मालवा, है ना। पश्चिमी मालवा जो था वो इस मैत्रक वंश के कब्जे में था। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, बस यही प्रश्न यहां से बन सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वंश जो कि महत्वपूर्ण वंश है, और वह है मोखरी वंश। चलिए, मोखरी वंश। अगर हम इस मोखरी वंश की राजधानी की बात करें ना स्टूडेंट, तो मोखरी वंश की राजधानी थी कान्यकुब्ज। मोखरी वंश की जो राजधानी थी वह राजधानी थी कान्यकुब्ज। ठीक है, कान्यकुब्ज जो थी वो इसकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज जिसे हम वर्तमान में कन्नौज के नाम से जानते हैं, है ना, जिसे वर्तमान में कन्नौज के नाम से जाना जाता है ना। कन्नौज के नाम से हम वर्तमान में जानते हैं कान्यकुब्ज को। कान्यकुब्ज, कन्नौज कहाँ है वर्तमान में? यूपी में, है ना, यूपी में है कन्नौज। मोखरी वंश का जो संस्थापक था, है ना, मोखरी वंश के यदि हम संस्थापक की बात करें तो मोखरी वंश का जो संस्थापक था वह था हरिवर्मा। मोखरी वंश का संस्थापक था हरिवर्मा। अब आप सोच रहे होंगे सर यूपी में सी राजधानी, तो हम मध्य प्रदेश में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। राजधानी कन्नौज में थी, मोखरी वंश आप बोल रहे हैं यूपी में था, तो मध्य प्रदेश में क्यों पढ़ा जा रहा? तो मध्य प्रदेश में इसलिए पढ़ा जा रहा क्योंकि इसकी राजधानी जरूर यूपी में थी, परंतु मध्य प्रदेश का हिस्सा इनके अंतर्गत आता था। मतलब मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र मोखरियों के अधीन था, है ना। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा मोखरी वंश के अधीन था। कैसे पता चली ये बात? ये पता चली है असीरगढ़ के किले से। जो बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है, इस असीरगढ़ के किले से एक अभिलेख मिला। इस असीरगढ़ के किले से एक ताम्र मुहर लेख प्राप्त हुआ जिसमें महाराजा धीराज शर्ववर्मा का उल्लेख है ना। एक ताम्र मुहर लेख मिला जिसमें लिखा है महाराजा धीराज शर्ववर्मा। इतिहासकार इस शर्ववर्मा को मोखरी वंश का ही मानते हैं, और मोखरी शासक महाराजा धीराज शर्ववर्मा का लेख हमें बुरहानपुर के असीरगढ़ के किले से प्राप्त हुआ, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि भाई ये जो पूर्वी निमाड़ वाला क्षेत्र था और ये जो पूरा एरिया था मध्य प्रदेश का, ये मोखरियों के अधीन रहा। हो सकता ज्यादा समय के लिए नहीं रहा हो, परंतु मोखरियों के ये अधीन रहा। ठीक है, मतलब मोखरी वंश जो था वो इस क्षेत्र में शासन कर रहा था। ठीक है, ये बात हमें पता चली। अब देखो, अब हरिवर्मा इसका संस्थापक था। आगे इस वंश में और भी शासक हुए। अब इस मोखरी वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था ग्रहवर्मा। देखो इतिहास कैसे पलटेगा उसको समझना, इतिहास कैसे बदलता है ना, उसको समझना। ग्रहवर्मा मोखरी वंश का एक शासक था। अब क्या हुआ उसे सुनना। ग्रहवर्मा का विवाह होता है किसके साथ? ग्रहवर्मा का विवाह होता है एक कन्या के साथ। उस कन्या को आप बड़ी अभागन कन्या भी बोल सकते हो, है ना। बड़ी अभागी कन्या थी वो। अभागी क्यों थी वो भी सुनना। थी राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी थी? वह थी थानेश्वर की राजकुमारी। थानेश्वर अर्थात कि पुष्यभूति वंश। जो पुष्यभूति वंश था थानेश्वर का, है ना, थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश था, इस पुष्यभूति वंश, थानेश्वर हरियाणा में है, तो
पुष्यभूति वंश की राजकुमारी नाम था जिसका राज्यश्री, है ना। थानेश्वर राजधानी थी पुष्यभूति वंश की, उस राजकुमारी का नाम था राज्यश्री। इस राज्यश्री के दो भाई भी थे, बड़े प्रतापी भाई थे। एक भाई का उल्लेख आगे आपको मिलेगा। इस राज्यश्री के दो भाई थे, एक भाई का नाम था राज्यवर्धन, एक भाई का नाम था राज्यवर्धन, और जो दूसरा भाई था उसका नाम था हर्षवर्धन। नाम सुना है आपने हर्षवर्धन का? बिल्कुल सुना होगा, नहीं सुना आगे सुनेंगे। तो राज्यश्री के दो भाई थे, एक राज्यवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन। इन तीनों ही भाई बहनों के जो पिता थे, उन पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश के शासक थे, प्रभाकर वर्धन। अब हुआ क्या स्टूडेंट? राज्यश्री का विवाह हुआ किसके साथ? मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ। ठीक है, राज्यश्री का विवाह होता है किसके साथ? मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ, है ना। ग्रहवर्मा के साथ विवाह होता है इस राज्यश्री का। अब इतिहास कैसे बदलता है, मैं क्यों राज्यश्री को अभागा बोल रहा हूं, है ना, उसको सब आप अच्छे से सुनिएगा। थोड़ा छोटा बनाते में। राज्यश्री को मेरे द्वारा क्यों अभागा कहा जा रहा समझिएगा, पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो स्टूडेंट, हुआ कुछ यूं, प्रभाकर वर्धन की हो जाती है मृत्यु। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यश्री का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, वो थानेश्वर की राजगद्दी संभालता है, और प्रभाकर वर्धन जो है वो बनता है शासक। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यश्री का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, हर्षवर्धन सबसे छोटा था, है ना, राज्यश्री से भी छोटा था हर्षवर्धन, है ना, तो राज्यवर्धन जो कि सबसे बड़ा था। ग्रहवर्मा के साथ, ग्रहवर्मा जो कि कन्नौज का शासक था, कान्यकुब्ज का शासक था, राज्यश्री का होता है उसके साथ विवाह। अब ये बात पता चलती है उज्जैन के राजा, ये बात पता चलती है उज्जैन के राजा। उज्जैन में एक शासक था जो राज्यश्री को पसंद करता था, है ना। उज्जैन में एक शासक था जो कि राज्यश्री को पसंद भी करता था, साथ ही साथ मोखरियों से उसकी दुश्मनी भी थी, और उस मालवा नरेश का नाम था देवगुप्त। उस मालवा नरेश का नाम था देवगुप्त। अब देखो, राज्यश्री और ग्रहवर्मा का होता है विवाह। देवगुप्त आक्रमण करता है मोखरियों पर अपनी सेना के साथ, ग्रहवर्मा की हत्या कर इस राज्यश्री का किडनैप कर देवगुप्त इस राज्यश्री को लेकर आ जाता है उज्जैन, और ये सारा कुकर्म ये देवगुप्त करता है अपने मित्र गौड़ नरेश शशांक की सहायता से, है ना। गौड़ नरेश शशांक जिसके बारे में आपने सुना होगा, तो गौड़ नरेश शशांक की सहायता से ये काम देवगुप्त करता है ना। देवगुप्त और शशांक दोनों मित्र थे, तो देवगुप्त और गौड़ नरेश, है ना, बंगाल का शासक था ये, गौड़ नरेश शशांक, ये दोनों मिलकर युद्ध करते, आक्रमण करते हैं मोखरियों पर, और राज्यश्री का किडनैप कर उसे ले आते हैं कहां पर? उज्जैन में। और राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा, ऐसा कहा जाता है कि विवाह के दिन ही इसको मार दिया गया, है ना। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन ये विधवा हो गई, है ना। तो राज्यश्री के जो पति थे ग्रहवर्मा, उनकी हत्या कर देवगुप्त राज्यश्री को उज्जैन ले आता है। ये बात पता चलती है राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन
थानेश्वर से अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है ना। पुष्यभूति वंश बड़ा प्रतापी वंश था, है ना, बड़ा शक्तिशाली वंश था। तो राज्यवर्धन अपनी सेना के साथ पहुंचता है उज्जैन आकर वो देवगुप्त की हत्या कर इस राज्य श्री को देवगुप्त के चंगुल से छुड़ा लेता है। कौन? राज्यवर्धन उज्जैन आता है, देवगुप्त की हत्या कर राज्य श्री को देवगुप्त के चंगुल से छुड़ा लेता है। ये बात जैसे ही पता चली गोड़ नरेश शशांक राज्यवर्धन जो अभी राज्य श्री को लेकर थानेश्वर भी नहीं पहुंचा है, बीच रास्ते में ही गोड़ नरेश शशांक राज्यवर्धन पर हमला कर देता है और कहा जाता है कि धोखे से राज्यवर्धन को ये गोड़ नरेश शशांक जो है वो मार देता है और इस राज्यश्री को अपने साथ लेकर बंगाल की ओर निकल पड़ता है। इस राज्यश्री को अपने साथ लेकर बंगाल की ओर निकल पड़ता है। राज्यश्री को अभागा इसलिए कहा कि राज्यश्री के कारण या राज्यश्री के पीछे उसका पति भी मारा गया और यही राज्यश्री कहीं ना कहीं अपने भाई की मृत्यु का भी कारण बनी, क्योंकि राज्यवर्धन भी उसको छुड़ाने के लिए ही मारा गया। तो इसलिए मैंने कहा कि राज्यश्री ना तो उसे पति का सुख मिल पाया, न अपने बड़े भाई राज्यवर्धन भी उसको छुड़ाने के लिए वो भी मारे गए, है ना। तो सोचो कितना कष्ट उस कन्या को हुआ होगा, उस राज्यश्री को हुआ होगा, है ना, जिसके पति और भाई दोनों उसकी आंखों के सामने मार दिए गए। और राज्यश्री जो है उसको लेकर गोड़ नरेश शशांक बंगाल की ओर निकल पड़ता है। राज्यवर्धन मारा गया, थानेश्वर में ये बात पता चली कि भैया राजा मारे गए, अब किसी दूसरे का क्या करना होगा? राज्याभिषेक, है ना, क्योंकि राज्य को ऐसे बिना राजा के राज्य नहीं छोड़ा जा सकता, राज्य राजा विहीन नहीं हो सकता। तो राज्यवर्धन का जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, जो कि मात्र 16 वर्ष का था, है ना, हर्षवर्धन जो कि मात्र 16 वर्ष का था, इस हर्षवर्धन का कर दिया जाता है राज तिलक, है ना। हर्षवर्धन का कर दिया जाता है मात्र 16 वर्ष की उम्र में राज तिलक, क्योंकि बड़ा भाई मारा गया, पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी, है ना। बड़े राजनीतिक घटनाक्रम उलट पुलट हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही बहन को ब्याह था, तो जो बहन जहां ब्याह कर गई थी वो राज्य उजड़ गया, बहन के पति मारे गए, बहन को छुड़ाने के लिए बड़ा भाई मारा गया, है ना। और अभी भी बहन दुश्मनों के कब्जे में है। गोड़ नरेश शशांक बहन को लेकर बंगाल की ओर जा रहा है। हर्षवर्धन, है ना, इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि कायरों के लिए इतिहास नहीं लिखा जाता, है ना, इतिहास लिखा जाता है इनके लिए, इतिहास लिखा जाता है वीरों के लिए। इतिहास में बहुत सारे शासक हुए, हम नहीं पढ़ते ना सबको, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ते हैं जो वीर हुए, है ना, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, परंतु झुके नहीं, है ना। तो हर्षवर्धन भी उनमें से एक थे, कम उम्र में थे, परंतु वीरता की कोई कमी नहीं थी। हर्षवर्धन अपनी सेना के साथ अपनी बहन की खोज में निकले। उन्हें ये बात पता चलती कि गोड़ नरेश शशांक जो है ना, पहले कोई ऐसे मोटरसाइकिल या कार कोई ऐसे वाहन होते नहीं थे कि कुछ ही समय में आप जो हो उज्जैन से बंगाल पहुंच जाओ, है ना। उसके लिए आपको हाथी घोड़ों से जाना पड़ता था, तो कुछ दिनों का समय तो लगता था, है ना, 5, 10, 15, 20, 25 दिन तो लगते ही थे, है ना, क्योंकि उज्जैन से बंगाल कोई पास में तो है नहीं। अब इतना दूर पूरी सेना के साथ लेकर जाना, तो कई सारे स्थानों पर ठहर ठहर कर आगे बढ़ा जाता था। उज्जैन से बंगाल जाना है तो बहुत सारा समय लगता था, 1-2 दिन या 2, 4, 5, आज तो हम 4-5 घंटे में ही बंगाल पहुंच जाएंगे अगर फ्लाइट की मदद से जाएंगे तो, है ना। लेकिन पहले ऐसा कोई साधन नहीं था, पैदल और घोड़े पर बैठकर ही जाया जाता था। तो राजा जो था शशांक, वो राज्यश्री को अपने साथ लेकर अपनी पूरी सेना के साथ बंगाल की ओर जा रहा था। और राज्यश्री और शशांक को लग रहा था मेरे सारे दुश्मन मारे गए। मोखरी वंश को मैंने, मतलब मोखरियों के जो शासक थे ग्रहवर्मा, उसको मार दिया, जो राज्यवर्धन था उसको मार दिया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब राज्यश्री सिर्फ मेरी है। और राज्यश्री को लेकर गोड़ नरेश शशांक जो है बंगाल की ओर बढ़ता है। और हर्षवर्धन है, छोटा है, 16 साल का बच्चा है, वो मेरा क्या कर लेगा। हर्षवर्धन अपनी सेना के साथ अपनी बहन की खोज में निकला। हर्षवर्धन को ये बात पता चलती है कि राज्यश्री जो है वो गोड़ नरेश शशांक के बंधन से मुक्त होकर भाग गई, है ना। ये बात पता चलती है हर्षवर्धन को कि उसकी जो बहन है राज्यश्री,
वो शशांक ने उसको जो कैद कर रखा था, उस कैद से आजाद होकर कहीं विंध्याचल के जंगलों में भाग गई, है ना। ये विंध्याचल है पूरा, मैंने आपको विंध्याचल पढ़ाया था ना, यहाँ बिहार तक फैला है विंध्याचल पूरा, है ना। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, है ना, ये पूरा विंध्याचल का हिस्सा है। तो विंध्याचल के जो जंगल हैं, उन विंध्याचलों के जंगलों में राज्यश्री जो है वो भाग गई, और राज्यश्री जो है वो सती होने के लिए गई है ना। मतलब राज्यश्री अब जीना नहीं चाहती, राज्यश्री जो है वो जीना नहीं चाहती, है ना, क्योंकि जिस राज्यश्री ने अपने पति और भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा हो और उनकी मृत्यु का कारण वो स्वयं रही हो, तो फिर उसको तो ऐसा लग ही रहा होगा ना कि अब मुझे जी कर क्या करना। तो राज्यश्री सती होने के लिए विंध्याचल के जंगलों में भाग गई। ये बात पता चलती है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, है ना, नाम याद रखेगा, दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्याचल के जंगलों में राज्यश्री को ढूंढता है, और वो राज्यश्री को ढूंढने में सफल भी होता है, और हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढ लेता है। मतलब हर्षवर्धन जो है अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढकर वापस उसे कहाँ ले आता है, कन्नौज ले आता है। और कन्नौज में हर्षवर्धन जो है अपनी मतलब कन्नौज में अपनी बहन को एक प्रकार से उस राज्य की संरक्षिका बनाकर कन्नौज का भी राजपाट पूरा जो है वो हर्षवर्धन देखने लगता है। मतलब हर्षवर्धन जिसकी राजधानी थानेश्वर थी, है ना, और कन्नौज में क्योंकि अब उसके जीजा नहीं रहे, ग्रहवर्मा नहीं रहे, राज्य कौन करेगा, तो अपनी बहन को वो वहां पर राज्य गद्दी का संरक्षक बनाकर थानेश्वर से वो यहाँ का राज्य जो है वो देखने लगा। परंतु कुछ ही समय बाद हर्षवर्धन को भी ये बात बिल्कुल सही लगने लगी कि भाई अगर मुझे आगे तरक्की करना है तो अपनी राजधानी को मुझे शिफ्ट करना होगा, है ना। राजधानी शिफ्ट करना होगा मतलब अपनी राजधानी को मुझे थानेश्वर से लेकर आना होगा, कहाँ पर, कन्नौज में, तभी मैं भारत के बड़े क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर पाऊंगा, है ना। तो थानेश्वर से हर्षवर्धन अपनी राजधानी शिफ्ट करता है कन्नौज ना। ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेश्वर से स्थानांतरित करता है कन्नौज। तो हर्षवर्धन द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थानेश्वर से कन्नौज। अब वो अपनी बहन का जो राज्य था, मोखरियों का जो राज्य था, वो राज्य भी हर्षवर्धन के अधीन आ गया, और जो पुष्यभूति वंश का जो राज्य था उस पर भी हर्षवर्धन का शासन हो गया। मतलब हर्षवर्धन के अंतर्गत नर्मदा के उत्तर वाला जितना भी क्षेत्र था, है ना, नर्मदा नदी के उत्तर में जितना भी क्षेत्र था, कहा जाता है कि सारा का सारा, कुछ हिस्सों को छोड़कर सारा का सारा हर्षवर्धन के अंतर्गत आ गया। हर्षवर्धन इतिहास में एक महान प्रतापी शासक हुआ, भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर्षवर्धन के विषय में देखा होगा ना आपने, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा ना। अभी कुंभ का मेला भी है, किसने शुरुआत की थी कुंभ के मेले की, याद है किसी को? कभी पढ़ा है कि कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने ही की थी। बड़ा दान देता था, है ना। कभी कभी तो दान देते देते शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं बचता था, क्योंकि जो दान दिया जा रहा वो दान खत्म हो गया, फिर भी कुछ मांगने आया तो उसने अपने आभूषण दान दे दिए, कपड़े दान दे दिए, है ना, अपना सब कुछ दान दे देता था हर्षवर्धन। भारत के इतिहास में आप इसके विषय में पढ़ेंगे, बड़ा प्रतापी शासक था हर्षवर्धन। अब इस हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। अब देखो हर्षवर्धन के विषय में एक फैक्ट महत्वपूर्ण है कि इस हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट, है ना। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना भी की है ना। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की। तो बाणभट्ट जो है वो इसके दरबारी कवि थे, और ऐसा कहा जाता है कि बाणभट्ट जो सोन नदी है, इस सोन नदी के तट पर ही या सोन नदी के क्षेत्र में इन्होंने 14 वर्ष बिताए थे, है ना। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट सोन नदी के तट पर अपने जीवन के 14 वर्ष बिताते हैं। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और आपको पता भी होगा सोन नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है बाण सागर। परीक्षा में पूछा है, पीएससी ने ही पूछा है कि बाण सागर परियोजना में किन किन राज्यों का मतलब एक प्रकार से पार्टनरशिप है ना। ऐसा प्रश्न पीएससी ने ही पूछा है, बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर इन्हीं बाणभट्ट से वो नाम आया है जो सोन नदी पर है ना। 14 वर्ष बिताए हैं बाणभट्ट ने।
चलिए अब देखो हर्षवर्धन से रिलेटेड एक और फैक्ट है महत्वपूर्ण, और वो फैक्ट ये है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का शासक था ये पुलकेशिन। पुलकेशिन चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इस पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। हर्षवर्धन उत्तर में था और जो पुलकेशिन द्वितीय है वो साउथ में था, और बीच में थी नर्मदा नदी। इसे रेवा का युद्ध भी बोलते हैं, है ना। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे रेवा नदी का युद्ध भी बोलते हैं, या उसे नर्मदा का युद्ध भी बोलते हैं, या उसे नर्मदा नदी का युद्ध भी बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये युद्ध हर्षवर्धन की जो जिज्ञासा थी या हर्षवर्धन की जो महत्वाकांक्षा थी दक्षिण को जीतने की, उत्तर भारत को तो जीत चुका था, अब वो दक्षिण की ओर प्रस्थान कर रहा था, और दक्षिण में आगे बढ़ने के लिए उसे हराना था चालुक्य नरेश पुलकेशिन को। बीच में थी नर्मदा, नर्मदा के उस पार चालुक्य नरेश, नर्मदा के उत्तर में हर्षवर्धन। अब इतिहासकारों का कहना है कि पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में जीत गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि युद्ध ही नहीं हुआ, और कुछ इतिहासकार जैसे बाणभट्ट का यदि हम नाम लें तो उन्होंने तो कहा है कि भैया हर्षवर्धन विजयी रहा। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ये परिणाम वास्तविक परिणाम क्या रहा, ये थोड़ा जान पाना आज तक मुश्किल रहा है, क्योंकि सभी ने अपने अपने हिसाब से इसके परिणाम की व्याख्या की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई परिणाम ही नहीं निकला होगा, युद्ध हुआ होगा या नहीं हुआ ये भी एक प्रश्न है, परंतु अगर युद्ध हुआ भी होगा तो उसका कोई परिणाम निकला ही नहीं होगा, सबने अपने अपने पक्ष में उसको ले लिया, है ना। जैसे कोई भी चीज परिणाम विहीन होती है ना, तो दोनों पक्ष उसको अपनी जीत ही बताते हैं, है ना। जैसे अभी जो लोग क्रिकेट लवर हैं उनको अच्छे से पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुद्दा है, पाकिस्तान कह रहा था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। भारत ने कहा हम नहीं जाएंगे, मुद्दा सोल्व हुआ, भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा, भारत के मैच दुबई में खेले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी इसको अपनी जीत बता रहा है। पाकिस्तान वालों का कहना है कि भाई हमने भी आईसीसी के जो अगले इवेंट है उनके लिए भारत से हमने भी करार कर लिया है कि भाई हम भी भारत नहीं आएंगे, और भारत वालों का कहना है भाई इसमें हमारी जीत है क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं थे जाना। तो जब भी कोई चीज़ न्यूट्रल पर आकर रुकती है ना, तो फिर दोनों पक्ष उसको अपनी जीत के रूप में ही लेते हैं कि भाई यहाँ हमारी जीत हुई, यहाँ हमारी जीत हुई। तो हो सकता है ये युद्ध भी ऐसे ही मोड़ पर आकर रुका हो, है कि जिसका कोई परिणाम ही नहीं निकला हो, तो फिर दोनों पक्ष ने इसको अपनी अपनी जीत बता दिया। पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को विजयी बताया, और जो हर्षवर्धन के दरबारी थे उन्होंने हर्षवर्धन को विजयी बताया। एक प्रकार से युद्ध शायद परिणाम विहीन रहा होगा। ठीक है, तो रेवा का युद्ध या नर्मदा नदी का युद्ध जो कि हर्षवर्धन और इन दोनों के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। परीक्षक जो है यहाँ से प्रश्न करेगा, और जब भी प्रश्न करेगा आपको उसका जवाब देना होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप सब को समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर स्टूडेंट, सभी को क्लियर हुआ। ये मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे राजवंश थे, जैसे मोखरी वंश हो गया, परिव्राजक वंश हो गया, उच्च कल्प वंश हो गया, मेकल का पांडु वंश हो गया, है ना। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, है ना। तो इसलिए आपको इन राजवंशों को अच्छे से समझना है और देखना है। कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए तो उन प्रश्नों को हम गलत नहीं होने देंगे, सारे प्रश्नों को हम यहाँ से बनाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की, है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश, जिस वंश के शासक थे मिहिर भोज, नाम आपने सुना होगा, है ना, मिहिर भोज के विषय में, है ना। तो मिहिर भोज और उनसे संबंधित इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के विषय में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।